मेरा नाम आत्माराम है, थोड़ा सा मैं मेरी स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के डेटा, क्योंकि देखिए हम सब लोग एक इंडस्ट्री में है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती क्या है, दे क्या सकती है, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आपसे बात करूंगा ताकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर पाऊं। और जितेंद्र जी, थोड़ा सा आप, मेरा नेट का इशू हो रहा है यहाँ पे, तो अगर बाई द वे मेरा नेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, आप मेरे को पोस्ट दोबारा बना दीजिएगा, बस वो ध्यान रखना है। बाकी मेरे पास नेट दूसरा कनेक्ट हो जाएगा साथ के साथ में। आपकी स्क्रीन पे एक डेटा आ रहा है, और बीसी सर एक बात बोलते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। ये स्लाइड मैंने स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे पास ये कहीं से वर्बल याद था, मैं फिजिकल मीटिंग में जब जाता हूं तो, और मैंने देखा कि अगर मेरे को यहाँ ड्यूटी आई है तो पूरे हिंदुस्तान एक साथ जुड़ा हुआ है। फिजिकल मीटिंग में तो मैं जाता हूँ तो एक दो जगह पे जा पाता हूँ, सब जगह पे नहीं जा पाता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं सबको एक साथ सर एक बार कोलैबोरेट विद जूम जो है वो बंद कर दीजिए, और इसको मीटिंग टाइम जो सेट किया हुआ है उसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा हो नहीं रहा है, शायद मेरे को ये दिक्कत दे रहा है। और चैट को बंद कर दीजिएगा प्लीज, चैट को बंद कीजिएगा, ताकि चैट अगर बंद हो जाएगा तो थोड़ा सा बातचीत ढंग से हो पाएगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ साथी चैट करते रहते हैं तो उससे सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा। देखिए आपके सामने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक स्लाइड है। 4 बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस दुनिया में हुए। औद्योगिक क्रांति जिसको हमने पढ़ा है बचपन से लेके आज तक, औद्योगिक क्रांति, 4 सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति इस दुनिया में हुई है। पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी 1750 में, जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। जब 1750 में भाप का इंजन बनाया जेम्स वाट ने, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे कोई भी, उस समय ये पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। और कहते हैं कि जब भी कोई क्रांति होती है ना, तो उस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के आम जीवन पे, और उस क्रांति से बहुत सारा बदलाव आता है दुनिया के। आज आप अंदाजा लगाइए, अगर रेल नहीं होती, इंजन का आविष्कार नहीं किया होता 1750 में जेम्स वाट ने, तो आज हमारी स्थिति क्या होती, आवागमन कैसे हो पाता। बहुत बड़ा आविष्कार। दूसरा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ वो हुआ 1758 में, जब बिजली का आविष्कार हुआ। लेकिन इसका भौतिक रूपांतरण हमें मिलता है 1803 में, जब जेम्स वाट ने बल्ब जला दिया था, सॉरी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब जला दिया था। 1803 में बिजली का आविष्कार हो गया, बल्ब हमारे सामने आ गया, और जिन लोगों ने बिजली को अपनाया उन लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। जिन्होंने इस आविष्कार का फायदा उठाया, इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फायदा उठाया, वो बहुत आगे निकल गए। देखिए ट्रेंड इज ओवर फ्रेंड, ट्रेंड इज ओवर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी लाइन है, और ये उद्योग जगत की सबसे बड़ी लाइन है। उद्योग जगत की सबसे बड़ी लाइन है कि ट्रेंड इज ओवर फ्रेंड, यानी जो समय चल रहा होता है ना, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, और समय के साथ जो इंसान नहीं बदले वो बहुत पिछड़ जाता है। मेरी कहानी में भी आपको यही मिलेगा कि मैं समय के साथ अपने आप को बदला। मैं अगर आज आपके सामने हूं तो सिर्फ एक चीज की वजह से हूं, वो है समय के साथ मैंने अपने आप को बदला। कोई महिला बहन बैठी है, कोई बच्चा बैठा है, कोई बच्ची बैठी है, कोई मेल मेंबर बैठा है, कोई भी बैठा है, अगर वो एक बात को समझ सकता है तो इस बात को समझे कि बदलाव बहुत जरूरी है। एक किताब है हु मूड माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया। एक ऐसी बुक है वो जो सिर्फ हमें एक चीज बदलाती है कि बदलाव निहायत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस दुनिया में जो बदलता नहीं है। एक मैंने व्हाट्सएप पे थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया था, या तो बदल जाइए अदरवाइज बदल दिए जाएंगे। अगर या तो हम बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। जिन लोगों ने भाप का इंजन जब आया और रेल के इंजन से फायदा उठाया, वो लोग दुनिया में अमीर बने। 1750 से पहले इस धरती पे कोई गरीब अमीर नहीं होता था, सब एक जैसे होते थे, सब चीजें बनाते थे, आपस में शेयर करते थे। कोई सोने की बना रहा है, कोई लोहे की बना रहा है, कोई मिट्टी की बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। आपको गेहूं चाहिए, आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, आप गेहूं ले लीजिए और चावल दे दीजिए, बटा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। 1750 में जैसे ही भाप का इंजन बना, दुनिया 2 भागों में बढ़ गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। जो लोग इंजन के साथ आ गए वो लोग आगे बढ़ गए, जो इंजन के साथ बदलाव को नहीं स्वीकार किए वो पीछे रह गए। सेम चीज सेकंड औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ, औद्योगिक क्रांति, उसमें हुआ 1803 में। जिन लोगों ने बिजली को अपना लिया, 1758 से 1803, जो लोग बिजली को अपना लिए वो जिंदगी में बहुत तरक्की कर गए, जिन्होंने नहीं अपनाया वो पीछे रह गए। आज भी पूरी दुनिया में 17% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली नहीं। 17% घर ऐसे हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है। और आप चैट बॉक्स में मुझे एक बात बताइए, चैट बॉक्स में थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं एक बार, आप मुझे चैट बॉक्स में एक बात बताइए, जिसके घर में बिजली नहीं है और आज आपको अपनी बच्ची का रिश्ता करना है, आपको अपनी बच्ची की सगाई करनी है, क्या आप अपनी बच्ची का ऐसे घर में रिश्ता करेंगे जिसके घर में बिजली नहीं है? बिल्कुल सरोजनी मैम और जमीला मैम मेरी स्क्रीन पे है, वो बिल्कुल गर्दन से कह रही है बिल्कुल नहीं करेंगे। और चैट में भी सभी का जवाब आ रहा है नो, चैट में भी सबका जवाब आ रहा है नो। यानी इसका मतलब जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है उसको हम पिछड़ा हुआ मानते हैं। यानी जिसने बिजली की क्रांति को नहीं अपनाया वो पिछड़ गया।
अब बिजली से ये समझ में आता है कि जिसने इंजन को नहीं अपनाया वो भी पिछड़ा। यानी इसका मतलब जिसने बिजली को नहीं अपनाया, 17% लोग आज इस दुनिया में बिजली से वंचित है। इसका मतलब 17% लोग जो है वो आज भी इतने ज्यादा गरीब है कि उन घरों में कोई लड़की की शादी भी नहीं करना चाहता है, कोई अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं करना चाहता। तो बदलाव को स्वीकार नहीं किया, पिछड़ गए। तीसरा जो बदलाव हुआ वो हुआ 1990 में कंप्यूटर का आविष्कार, और इसका सबसे बड़ा जो रूप हमारे सामने आया वो आया 1993 www. जो हम मेल बनाते हैं, ये क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बिल गेट्स ने बनाया। और ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था मैम, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था कि इसने बिल गेट्स जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट को धरती का सबसे अमीर आदमी बना दिया। धरती का सबसे अमीर आदमी, वो कुछ छोटी बात नहीं होती है कि 7.5 अरब की दुनिया में नंबर 1 पे आ जाना। अगर वो रिवॉल्यूशन, ये जो बदलाव है, इसको अगर वो स्वीकार नहीं करता तो बिल गेट्स कभी भी, हम जान ही नहीं पाते कि कोई बिल गेट्स था। ये था थर्ड रिवॉल्यूशन। एंड फोर्थ रिवॉल्यूशन कोविड-19, कोरोना। सब गालियां निकाल रहे हैं, कोविड आया, मेरा ये कर दिया। हाँ, जो दुनिया से चला गया, जिसको हुआ, उसका हमारी सिंपैथी है उसके साथ। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? क्या कोविड को हम खत्म कर सकते थे? कर दिया। लेकिन क्या कोविड को आने से रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। बदलाव होता है, उसको हमारे द्वारा रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम उस बदलाव को स्वीकार कर लें, अगर हम उसके साथ अपने आप को जोड़ लें, तो वो हमारी तरक्की का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और चौथा जो बदलाव है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये गूगल आप करोगे तो आपको सारा मिल जाएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, पूरी किताब है, एक राइटर है, उनकी किताब है इंग्लिश में, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से। इसने डिजिटल को अपनाया। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो चौथा बदलाव हुआ वो हुआ कोविड-19। और ये जो बदलाव था, ये 10 साल पहले आ गया। इसको 2030 के बाद आना था, लेकिन ये 10 साल पहले आ गया। और 10 साल पहले आके इसने डिजिटल क्रांति को एक नया जन्म दे दिया। एक नई क्रांति ने जन्म लिया जिसका नाम है डिजिटल क्रांति। आप देखिए, कोरोना में भी आरसीएम बिजनेस में सब लोगों को पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि हम डिजिटल से जुड़े हुए थे। लेकिन फिजिकल में कोई भी था ना, उसको पैसा नहीं आया। आज जो भी कंपनियां डिजिटल नहीं है, वो सब कंपनियां बंद होने के कगार पे है। कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो कंपनी, लेकिन अगर वो डिजिटल नहीं है तो वो बंद होने के कगार पे है। लेकिन जो कंपनियां डिजिटल है वो बहुत आगे बढ़ रही है। तो हमें डिजिटल को समझना पड़ेगा। और डिजिटल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री बन के उभर के आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई इंडस्ट्री उभरी है डिजिटल में, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसकी आज इंडिया में 26-27% सालाना ग्रोथ हो रही है। तो ये 4 बदलाव। अब 4 बड़े आविष्कारों की बात करते हैं। 4 बदलाव थे, 4 बड़े आविष्कार हुए इस दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को बदला है। नोट कर लीजिए। पहला आविष्कार, आग का आविष्कार। जब तक आग नहीं आई थी, तब तक आदमी इस दुनिया में कुछ भी करने लायक नहीं था, और उसकी स्थिति ऐसी थी। ये था आदि मानव। आग ने आके पूरा का पूरा बदल के रख दिया, पूरी दुनिया को, पूरे नजारे को बदल के रख दिया। आज आप कल्पना करिए, अगर आपके घर में आग नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। पहले महिलाएं थोड़ा बहुत चूल्हे पे खाना बना लेती थी, आज तो सिलेंडर नहीं होता है तो भी खाना नहीं बनता है। अगर सिलेंडर भी नहीं है, और आग भी नहीं है, और दिया सलाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सोच के देखो, जीवन की कल्पना करके देखो, जीवन कैसा होगा। बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जिन्होंने आग का जब आविष्कार हुआ और इस आविष्कार को समझा, और जो आग से खेले, आप सोचिए, जब आग का आविष्कार हुआ और एक आदमी ने ऐसे पत्थर टकराए और आग जला ली, अब कबीले का सरदार कौन है? जो आग जलाना जानता है। अब अमीर कौन है? जो आग जलाना, भाई मैं तो आग जला के दूंगा, खाना पकाना है तो लाओ, कुछ भी करना है, ठंड लग रही है, बोला हाँ, बोला आजा, लकड़ियां लेके आ, कुछ पैसे लेके आ, गर्मी दूंगा। यानी वो राजा बन गया। जिसने आग को अपना लिया वो राजा बन गया। जिसने आग को जलाना सीख लिया, आग को चलाना सीख लिया, आग को काबू कर लिया, वो राजा बन गया। और ये ऐसे आग जलाते थे। ये गूगल से कुछ फोटो लिए गए मेरे द्वारा, ये ऐसे आग जलाते थे। ये देखो इधर क्या कर रहे हैं, ये एक स्टोरी में माफी चाहूंगा, ये पिक्चर शायद किसी को थोड़ा दिक्कत कर सकती है। ये इसको जानवर का शिकार किया, आग जलाई, पकाया और खाया। ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए करते थे। ये ऐसे भी लकड़ी पे भी आग जलाते थे। बचपन में हम भी पटरे पे ऐसे आग जलाई है हम लोगों ने। तो ये आग का जो आविष्कार हुआ, इसने पूरी दुनिया को बदला, और जिसने इस आविष्कार को अपनाया वो राजा बन गया। दूसरा जो आविष्कार हुआ वो हुआ पहिए का आविष्कार। आप आज सोच के बताइए मेरे को, क्या पहिया आज हमारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? अगर पहिए को हमारे जीवन से और आग को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, क्या आप जीवन की कल्पना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हम अपने जीवन की कल्पना। मतलब हमारा जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ है ही नहीं हमारे जीवन। अगर आग और पहिया नहीं है तो हमारे जीवन की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बगैर हम जी नहीं सकते। तीसरा जो आविष्कार, बिजली का आविष्कार। आज बिजली नहीं हो, आप सोचो क्या होता है। अभी बिजली चली जाए, हमारा सारा काम अभी रुक जाएगा। और चौथा जो आविष्कार हुआ वो हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आविष्कार।
नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज $200 बिलियन की इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, अभी ये नहीं है। 22-23 साल हुए हैं, तो लोगों को शायद इस पे थोड़ा सा भरोसा नहीं होता है। कई लोग, जब मैं फील्ड में जाता हूं, मैं मीटिंग में जब ऐसी बात बोलता हूं और बाद में जब मैं आके इसके बारे में बोलता हूं, बोल के मीटिंग से चला जाता हूं, तो पीछे से दबे स्वरों में आवाज आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम आरसीएम नहीं करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, हम तो गरीब हो जाएंगे, मतलब आरसीएम नहीं करेंगे तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। ऐसा बोलते हैं लोग पीछे से। बोला आप तो कहते हो ना आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे। हाँ, आज आप कह सकते हो, जिस दिन आग जलाई थी ना किसी आदमी ने, जिस दिन आग जलाई थी किसी आदमी ने, उस दिन उसने भी ऐसा बोला होगा, अच्छा मैं आग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, मैं तो कच्चा खा लूंगा। कुछ लोग विरोधाभासी नहीं होंगे जिन्होंने बोला होगा हम कच्चा खा लेंगे, खाया भी होगा कच्चा, लेकिन आज खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। आग नहीं थी तो कुछ लोग विरोधाभासी रहे, पहिया नहीं था तो कुछ लोग विरोधाभासी रहे कि अच्छा पहिया नहीं होगा तो क्या हमारा काम नहीं चलेगा। अरे भाई पहिए के चलेंगे, तुम चल सकते हो लेकिन कल नहीं चल सकते हो, फ्यूचर में बिना पहिए के नहीं चल सकते। आज बिना पहिए के कल्पना हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। ये पहिए के अलग अलग रूप है, पहले पहिया इस रूप में था, फिर इस रूप में आया, फिर इस रूप में, फिर इस रूप में, फिर इस रूप में। विकास होता गया, बदलाव होता गया, और आज पहिया हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। भैया आज पहिया हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। बिजली आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। जिसके घर में बिजली नहीं है वो ये कह सकता है अरे बिजली नहीं है मतलब मैं जी नहीं सकता क्या। भाई तुम जी तो सकते हो, बट तुम कुंवारे ही जी सकते हो, लड़की नहीं मिलेगी। बिजली नहीं है तो लड़की नहीं है। बोलते हैं ना नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, हमारे राजस्थान में कई बार। तो मुझे पता नहीं नौकरी नहीं होती है तो छोकरी होती है नहीं होती है, लेकिन बिजली नहीं होती है तो ये जूम वाले तो लड़की नहीं देंगे उस घर में, ये तो पक्का कन्फर्म है। आज बिजली के बगैर नहीं चलता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बगैर आज तो आपका चल सकता है, बट भविष्य में नहीं चल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज तो आपका काम आरसीएम के बगैर भी चल सकता है, आज तो आपका काम डायरेक्ट सेलिंग के बगैर भी चल सकता है। मेरी साइड से तो वॉइस क्लियर है, आपकी साइड से कोई इश्यू हो सकता है शायद। मैं मेरी साइड से वॉइस क्लियर है ना? जी क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक बार चैट लॉक कर दें। हाँ ठीक है, कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, आपकी साइड से कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। तो आज तो आपके बगैर काम चल जाएगा, आज नहीं चलेगा। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा सुरेश मिश्रा जी, आज तो आपके बगैर चल जाएगा, नहीं चलेगा। आज पहिए के बगैर चल जाएगा, नहीं चलेगा। आज बिजली के बगैर जीवन चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो आज तो डायरेक्ट सेलिंग के बगैर चल जाएगा, लेकिन कल नहीं चलेगा। करना तो पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं, और उन सारी कंपनियों को जब हम चेक करते हैं तो एक ही कंपनी उभर के आती है जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका नाम है आरसीएम। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग का एक डेटा रख रहा हूं। बहुत सारे साथियों को, बहुत सारी बहनों को एक दिक्कत आती है कि सर हम लोगों को तो बहुत ज्वाइन करवाते हैं लेकिन लोग काम नहीं करते। ये बड़ा दर्द है सबका, ये बड़ी तकलीफ है सबको। तो ये एक डेटा है जो एरिक वरी नाम के बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर है, उनसे मैंने लिया हुआ है। एक बहुत ही झटका देने वाला डेटा है, और नेटवर्क मार्केटिंग का पूरी दुनिया का डेटा है। 70% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं ना, वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते। यानी वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो आगे कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे बिजनेस में आ गए और वो बिजनेस करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। ये जो लोग होते हैं ना, ये टूरिस्ट होते हैं। जैसे किसी हिल स्टेशन पे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, किसी ऐसे स्टेशन में, उदयपुर में जाते हैं, गोवा में जाते हैं, या मेघालय में जाते हैं, या केरला कर्नाटका में जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो वो वहां पे नागरिक नहीं बनते हैं, वो घूम घाम के वापिस आ जाते हैं। तो वहां की सरकार उनको लेके ज्यादा परेशान नहीं होती। तो 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी हिसाब के होते हैं, जीरो ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो हमें उनको लेके परेशान नहीं होना है। 20% लोग जो है पूरी जिंदगी में एक या दो लोगों को ज्वाइन करते हैं, एक या दो लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। उनके अपलाइन साथ जाके उनकी लिस्ट पे काम करके कुछ लोगों को ज्वाइन करवा ले तो अलग बात है, लेकिन वो खुद ज्यादा नहीं करते हैं, खुद एक या दो ही करते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो 3 से 5 ज्वाइनिंग करते हैं पूरी जिंदगी। 3% लोग ऐसे होते हैं जो 6 से 9 लोग ज्वाइन करवाते हैं पूरी जिंदगी में, 10 से कम करवाते हैं। केवल 2% लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में 70% लोगों को रिक्रूट करने का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं, नेटवर्क बनाने का काम करते हैं। अदर 98% पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 30% रिक्रूटमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। 2% लोग 70% करेंगे, 98% लोग केवल 30% करेंगे। मेरी नजर में ये 98% लोग एक प्रकार से हमारे बिजनेस में टूरिस्ट की तरह ही है, जो घूमने आए और चले गए। केवल 2% लोग ही परमानेंट रेजिडेंट बनते हैं। इसलिए अगर आपकी टीम में 2% लोग काम कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लोगों का बिजनेस है? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों का बिजनेस है। जेब में पैसा है या नहीं है चलेगा, डिग्री है या नहीं चलेगी, अमीर हो गरीब हो, किस
धर्म से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला हो, पुरुष हो, छोटे हो, बड़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इरादा क्या है, फर्क पड़ता है इरादा क्या है। ये एक पहाड़ है साहब, इसको गौर से देख लीजिए। ये 330 फीट लंबा है और 22 फीट ऊंचा है। 330 फीट लंबा है, 22 फीट ऊंचा है। और मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ एक छेनी थोड़ी ले लीजिए और इसको काट के एक रास्ता ऐसा का ऐसा और रास्ता बना दीजिए, मेरे हिसाब से कोई नहीं बना पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये शख्स है जिसने बनाया, नाम है दशरथ मांझी। बहुत मोटिवेट होता हूं मैं इस शख्स की कहानी सुन के, इसकी फिल्म देख के। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये इनका प्रोग्राम आप यूट्यूब पे आपको इनका मिल जाएगा, ये फिल्म मिल जाएगी आपको दशरथ मांझी के नाम से, तो इसको जरूर देखिएगा। एक आदमी सपने की खातिर पहाड़ तोड़ सकता है, जिद पे आ जाए तो। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकता है? और कुछ ऐसी ही कहानी मेरी है। ये मैं हूं पुराना आत्माराम, जो दूध वाला आत्माराम, जिसको आप बोल रहे थे दूध वाला आत्मा, दूध बेचने वाला। जी हाँ, मैं दूध बेचने वाला आत्मा। मेरा नाम आत्माराम है, राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। 9th क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद मैं पिताजी के साथ खेती करने लगा। बीमार हो गया था, इसलिए मेरी पढ़ाई छूट गई, इसलिए खेती किसानी में सहयोग करने लगा। खेती किसानी में मेरे से कुछ काम हो नहीं पाता था क्योंकि मैं बीमार था, इसलिए मैं किराना शॉप पे 400 रुपए महीना में 92 में नौकरी करने लग गया। 6 महीने मैंने नौकरी की तो मेरे को पता चला कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा नौकरी करके, इस नौकरी से मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने, सामने एक डॉक्टर था, झोला छाप डॉक्टर था, मैंने उससे डॉक्टरी का काम सीखा। 1 साल लगातार मैंने वहां पे उससे काम सीखा। उसके बाद में एक और डॉक्टर के पास चला गया, 400 रुपए से मैं 700 रुपए महीना कमाने लग गया। और वहां से फिर मैं 700 रुपए महीना कमाते कमाते 95 में मेरी शादी हो गई, पत्नी है, 2 बेटियां, एक बेटा है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन डॉक्टरी का काम कोई ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा राजस्थान सरकार भी उस पर सख्ती ज्यादा कर रही थी, इसलिए मैं साथ में खेती करने लग गया। खेती करने लगा, अचानक पिताजी की कैंसर से एक दिन पता चला कैंसर है और पिताजी की डेथ हो गई। मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, खेती किसानी में जमीन हमारी खुद की घर की ज्यादा नहीं थी, इससे ठेके पे लेते थे, वो लोगों ने दी नहीं। 1,00,000-1.5 लाख रुपए का मेरे सिर पे कर्जा हो गया। एक दोस्त के कहने पे मैंने दूध बेचने का काम स्टार्ट किया। जब मैं दूध बेचता था तो मेरे को लगता था मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दूध के धंधे में मैं थोड़ा पानी वानी मिला के, फैट वैट निकलवा के, और मैं थोड़ा ठीक ठाक पैसे बना लेता था। लेकिन आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा ऐसा होता नहीं है। थोड़े दिन आपकी गुडविल चलती है, उसके बाद तो आपको क्वालिटी ही फोकस करना होता है। मैं ज्यादा क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरा धंधा डिस्टर्ब हुआ। जब आदमी के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होता है तो आदमी भगवान को याद करता है। मैंने भी एक भगवान को याद किया और भगवान का भेजा हुआ एक दूत एक दिन मेरे को फोन के रूप में मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है, आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर पहुंचा हूँ। बोलता है कल आप शहर आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। बोला फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को बताओ। मैं दूसरे दिन सुबह जल्दी आ गया उसके पास में, तो उसने मेरे को एक पेपर लिया और उसके ऊपर कुछ गोले बनाए और गोले बना के बोला कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे आप ज्वाइन करोगे, ऐसे ऐसे होगा। और एक 1260 रुपए की आरसी बिजनेस की एक किट आती थी, एनएम किट जिसका नाम था, वो किट मेरे हाथ में दी और देके मेरे को बोलता है ये लो ज्वाइन करो। फार्म निकाला, बोलता है नाम क्या भरूं? जैसे ही उसने वो मेरे से पूछा, मेरे को लगा ये तो जोड़ा जोड़ी का काम, और मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगा। ये दिमाग का ढक्कन मैंने बंद कर लिया और मैं कोशिश करने लगा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उसने मेरे को भागने नहीं दिया। काफी देर तक वो समझाता रहा। कई बार हम लोगों को समझाते हैं लेकिन लोग अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं, तो वो दिमाग में कुछ नहीं आता है। मेरे को भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। मैं काफी देर तक कोशिश किया कि उसको ना बोल के निकल जाऊं, लेकिन मैं ना बोल रहा हूं और वो मेरे को ना बोलने के बावजूद भी वो मेरे से बात कर रहा है, मेरे को जाने नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद उसने कहा चल ठीक है यार, तू ज्वाइन तो नहीं कर रहा है, चाय पिएगा क्या? 18 सितंबर 2002 की घटना है वो। मैंने कहा हाँ चाय पी लेंगे। वो बोलता है मैं बोल के आ रहा हूँ। मैंने कहा बोलना क्या यार, आवाज लगाते सीधा सामने से चाय आ जाएगी। बोला नहीं, बोल के आऊंगा, थोड़ा अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा। मैंने कहा ठीक है, बोल के आ जा, क्या फर्क पड़ता है। वो बोलने के लिए गया चाय का। थोड़ी देर में चाय, एक लड़का चाय लेके आया, 2 कप में चाय आई, हम लोग चाय पीने लगे, तभी एक स्टीम कार आई। उस समय स्टीम कार मारुति की आज की मर्सिडीज के बराबर होती थी 2002 में। कार आई, उसमें से एक गोरा चिट्टा आदमी बाहर निकला, स्मार्ट एकदम, सूटेड बूटेड। दुकान में घुसा। दुकान में घुसते ही मेरे से हाथ मिलाया, हेलो आत्माराम जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा सर आप मेरे को कैसे जानते हो? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। मैं हैरान रह गया, ये आदमी मेरे से कभी मिला हुआ नहीं है, ये आदमी मेरे को कभी जानता नहीं है, इस आदमी ने कभी मेरे से एक बूंद दूध लिया नहीं है, ये आदमी कैसे जानता है कि मैं बहुत बढ़िया दूध बेचता हूँ या घटिया बेचता हूँ। बट खैर वो अमीर आदमी हूँ, जब आपसे मिलता है तो आप उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हो। मैंने कहा चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए चाय लीजिए। वो बोले नहीं चाय और आ जाएगी, आप पियो। इतने में मेरे दोस्त ने बोला आप अंकल ये ले लीजिए, और उसने आवाज लगाई ये एक चाय और लेके आना। मैंने कहा आप अदरक वाली नहीं मंगवानी क्या, तुम बिना अदरक की पिएगा क्या? बोलता नहीं नहीं, मैं उसको बोल के आया हूँ आज पूरे दिन अदरक वाली चाय भेजनी है। 2 साल बाद मुझे पता चला वो बेचारा चाय वाला चाय तो अदरक ही भेज रहा था। मेरा दोस्त चाय का बोलने नहीं गया था। मेरा दोस्त उस चाय के बहाने, उस चाय की दुकान के पीछे एक एसटीडी पीसीओ था, उस एसटीडी पीसीओ से उस अपलाइन को फोन करने गया था, जो कार में आए और आके बोलते हैं आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। ये बात मेरे को 2 साल बाद पता चली।
खैर, वो जो अपलाइन आए थे उन्होंने आके मेरे से एक सवाल पूछा, आत्माराम जी जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा साहब ठीक है, कट रही है, सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं। बोला क्या आप जिंदगी काटने के लिए आए हो क्या? इस जिंदगी को आप इस जीवन में, इस दुनिया में आए हो, जिंदगी काटने के लिए आए हो, जीने के लिए आए हो? मैंने कहा साहब आते तो सब जीने के लिए है, लेकिन मुकेश अंबानी के घर में जो पैदा होते हैं जीते वो है, बाकी तो सब काटते ही है। बोले नहीं ऐसा नहीं है यार, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा साहब बोलने की बातें और होती है, करने की बातें कुछ और होती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वैसा कुछ मामला होता है। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हो? जो भी आप आज दूध बेच रहे हो, कर रहे हो, जो भी पैसा आप बना रहे हो, अगर मैं आपको ये बोलूं आत्माराम जी, आप जो पैसा आज कमा रहे हो, कितना पैसा कमा लेते हो दूध बेच के? अक्सर आदमी अपनी इनकम और औरत अपनी उम्र सही नहीं बताते हैं, बट मैंने उस दिन उनको ये बात सत्य बता दी। मैंने कहा सर 2,000 रुपये महीना मिल जाते। बोला अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप 2,000 से भी ज्यादा महीने का बिना दूध वाला काम छोड़े और बिना ज्यादा मेहनत किए खाली समय का उपयोग करके कर सकते हो, तो क्या करना चाहोगे? मैंने कहा यस। और फिर उन्होंने मेरे को एक कोटेशन बोला जे पॉल गेटी का, जो अक्सर मैं मेरी हर मीटिंग में बोलता हूं। उन्होंने कहा आपको अमीर बनना है क्या? मैंने कहा हाँ सर, अगर मौका मिले तो कौन नहीं बनना चाहिए, हर आदमी बनना चाहिए। लेकिन सर अमीरी और गरीबी तो किस्मत की वजह से होती है। उन्होंने कहा किस्मत से नहीं होती यार, खेल सारा शिक्षा का है। अगर आप सही ढंग से एजुकेशन ले लो। मैंने कहा सर एजुकेशन तो मैं 9वीं पास हूं, कहां से ले लूं? दोबारा कॉलेज ज्वाइन थोड़ा ही कर सकता हूं, स्कूल ज्वाइन थोड़ा ही कर सकता हूं। बोले स्कूल की शिक्षा आपको दाल रोटी कमाना सिखा सकती है, अमीर बनना नहीं सिखा सकती। अमीर अगर आपको बनना है आत्माराम जी, तो आपको अमीर आदमी से शिक्षा लेनी है। अब जैसे उन्होंने बोला आपको अमीर बनना है तो अमीर आदमी से शिक्षा लेनी होगी, तो मैंने, मेरे समझ में नहीं है आप सर क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर अमीर बनना है तो अमीर आदमी से शिक्षा लेनी। और उस समय उन्होंने एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम था मिस्टर जे पॉल गेटी। गूगल करोगे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि एक दुनिया के सबसे पहले अरबपति जो बने थे ना, जो 26 साल की उम्र में अरबपति बने, उस शख्स का नाम था मिस्टर जे पॉल गेटी। और उन्होंने इतनी दौलत कमाई कि वो धरती के पहले अरबपति बन गए, यानी उस जमाने के 100 करोड़ 1926 के। और उस शख्स से किसी ने पूछा, 1826 शायद, उस शख्स से किसी ने पूछा कि अगर आप जितनी दौलत किसी और को कमानी हो तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा बड़ा सिंपल काम है, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, और फिर वो करो जो वो करता है, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। मैंने कहा सर बात तो सिंपल सी है और बात सही भी है कि अगर मुझे अमीर बनना है तो पहले मुझे किसी अमीर को ढूंढना पड़ेगा और फिर वो जो कर रहा है वो मुझे करना होगा और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर सारे क्यों नहीं बन जाते? बोले सारे कॉपी किसकी करते हैं? खेल सारा कॉपी का है। आप चेक करिए, आपके घर में बच्चे हैं छोटे, मैं अभी के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं। आप चेक करिए आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं। डिजिटल को थोड़ी देर के लिए हटा दो, डिजिटल आता है तो बच्चे एलन मस्क बनना चाहते हैं, बच्चे और बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते थे बचपन से? आपका क्या सपना था? आप खुद का एक सपना वो लिखिए जो बचपन में आपने देखा था कि क्या बनना है, बड़े होकर अमीर बनना है। अमीरी की परिभाषा क्या थी? डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा। क्या किसी ने लिखा मुझे धीरूभाई अंबानी जैसा बनना है? क्या किसी ने बचपन में लिखा था मुझे टाटा जैसा बनना है? क्या किसी ने लिखा था मुझे बिल गेट्स जैसा बनना है? क्या किसी ने लिखा था मेरे को हेनरी फोर्ड जैसा बनना है? नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा मालूम है? हमारे आस पड़ोस में हम किसी डॉक्टर को देखते थे तो हमारा डॉक्टर बनने का ड्रीम बन गया, किसी वकील को देखते थे वकील बनने का ड्रीम बन गया, किसी इंजीनियर को देखते थे इंजीनियर बनना ड्रीम बन गया, किसी डॉक्टर को देखते थे इंजीनियर को देखते थे, चार्टेड अकाउंटेंट को देखते थे चार्टेड अकाउंटेंट बनने का सपना बन गया, किसी टीचर को देखा तो टीचर बनने का सपना बन गया, किसी के घर में मारुति 800 देखी तो मारुति 800 का सपना बन गया, किसी के घर में साइकिल देखी तो साइकिल का सपना बन गया, किसी के घर में मोटरसाइकिल देखी तो मोटरसाइकिल का सपना बन गया। इसका मतलब जो चीजों को हमने देखा और जिन लोगों को हमने फॉलो किया वो हम बन गए। अब मेरे अपलाइन ने मुझे ये बात बोली और बाद में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो वहां से भी मेरे को ये पता चला कि बात तो सही है। हम आज वो बने हुए हैं जैसे हमने किसी को फॉलो किया। हम सलाह किससे लेते हैं? हम सलाह एक या तो गरीब आदमी से लेते हैं या मिडिल क्लास आदमी से। किसी अमीर से आज तक हमने सलाह ली है क्या? किसी अमीर से सीखा है तो बता दो। बुरा मत मानना, किसी भी प्रोफेशन के लोग बैठे हो, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी प्रोफेशन की तौहीन नहीं कर रहा हूं, बट सच थोड़ा सा क्या होता है, कड़वा होता है, कई बार चुभ जाता है। आप मुझे बताइए हम आज तक किसको देख के, किन से सीखा है? हमने अपने माँ बाप से सीखा। क्या माँ बाप अमीर है? हम अमीर क्यों नहीं है उस पर बात कर रहा हूं, उस कंटेस्ट में बात कर रहा हूं। बाकी आपने सीखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अमीरी की। क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ना, हजारों लोग अगर मेरे को सुन रहे हैं तो वो सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमीर बनना है, लाइफ को बेटर करना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और अगर ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा?
कि किसी और को मिला है उसको हम कॉपी करेंगे, उसने जैसे पाया वैसे हम करेंगे। तो भाई आपको तैरना आता है, मेरे को नहीं तैरना आता, मैं अगर आपसे सीखूं, जैसे जितेंद्र जी को योगा बहुत अच्छा आता है, मेरे को योगा सीखना है तो मुझे जितेंद्र जी से सीखना पड़ेगा, मैं नंदन शर्मा जी से नहीं सीख सकता, क्योंकि नंदन जी शायद योगा नहीं जानते होंगे बट जितेंद्र जी जानते हैं। अब मैं नंदन जी को बोलूं मुझे योगा सिखा दो, तो वो मेरे को लगता है कपालभाति पूरी उल्टी सिखा देंगे। सॉरी नंदन जी, आपका मैं माफी चाहूंगा, आपको कोट करके बोल रहा हूं, लेकिन जितेंद्र जी के सामने वो एक्सपर्ट नहीं है। उसी तरह से हमें किसने सिखाया? आज हम अमीर नहीं है, हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। मेरे को बताओ ना किस्मत खराब है, या जयनारायण जी के शब्दों में बोलूं तो खोपड़ी खराब है, अभी क्लियर हो जाएगा। आपके टीचर अमीर है या गरीब है? गरीब है, और उन्होंने आपको पढ़ाया, वो अमीर बनना नहीं सिखा सकते। आप टीचर हो ना, आप अगर इस जूम पे कोई हजारों लोग सुन रहे हैं, मुझे कोई टीचर होगा, वो टीचर इस जूम में इसलिए बैठा है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा और पर्याप्त टाइम नहीं है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो वो तो गरीब है, वो तो गरीब है। अब उससे हम सीखेंगे तो गरीब बनेंगे। हाँ, अक्षर ज्ञान में गुरु है वो हमारे, बट वेल्थ क्रिएशन में गुरु नहीं है वो हमारे। हमने अपनी आंटी से सीखा, पड़ोस वाली से, आंटी भी गरीब है। हमने अंकल से सीखा, अंकल भी गरीब है। हमने चाचा से सीखा, चाची से सीखा, वो भी गरीब है। हमने बुआ से सीखा, मामा से सीखा, फूफा से सीखा, फूफी से सीखा, नाना से सीखा, नानी से सीखा, दादा से सीखा, दादी से सीखा, पापा से सीखा, मम्मी से सीखा। अरे सबने तो गरीब सिखाया ना। हम अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अमीर से अमीर बनना नहीं सीखा, और हम गरीब और मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि हमने गरीब और मिडिल क्लास से ही सीखा। जिससे हमने जो सीखा वो आज हम हैं। कल जो हमें बनना है तो वो आज डिसाइड करना होगा कि क्या बनना है, और फिर उससे सीखना होगा जो वो बनना हुआ है। इसलिए जे पॉल गेट्टी ने कहा, अगर आपको अमीर बनना है तो पहले उस आदमी को ढूंढिए जो अमीर है, और फिर वो करिए जो वो करता है, आप भी वो बन जाओगे। धीरू भाई अंबानी ने क्या किया? अरे भाई, अंबानी कोई दुबई से हीरा निकाल के नहीं लाए थे, बोले कोई नूर लाया बेच दिया और अमीर बन गया, नहीं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, 100 दिरहम मिलते थे पूरे महीने के, वहां की करेंसी 100 रुपए मान लो इंडिया में थोड़ी देर के लिए 100 रुपए मिलते थे। एक दिन उन्होंने देखा, मैं जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हूँ उसके सामने एक होटल है, और वो उस होटल में देखा कि बहुत सारे लोग पेट्रोल भरवाते हैं, बाद में जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं वहां पे होटल पे। जाके एक दिन उनसे क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, जाके उन्होंने पूछा होटल वाले से कि भाई ये यहाँ पे क्या होता है। जो नीचे वॉचमैन था उससे पूछा, यहाँ क्या है? ये गाड़ियां मेरे से पेट्रोल भरवाती है, यहाँ आके खड़ी हो जाती है। उसने कहा भाई ऊपर चौथे माले पे एक रेस्टोरेंट है, ये सब अमीर लोग हैं, दोपहर में फ्री होते हैं, अपने कारोबार से थोड़ी देर के लिए लंच टाइम होता है, ये यहाँ पे आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, चले जाते हैं, गप्पे मारते हैं। धीरू भाई अंबानी ने सोचा अगर मुझे अमीर बनना है तो यही करना है। उन्होंने पूछा यार मैं यहाँ पे चाय पी सकता हूँ क्या? बोले हाँ पी सकते हो, 2 दिरहम लगेंगे, मतलब 2 रुपए लगेंगे। अब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, उसके पास एक ठेला है, वहां 25 पैसे में चाय मिल रही है, सामने रेस्टोरेंट में 2 रुपए की मिल रही है। आप और मैं होते तो पक्का 25 पैसे वाली पीते। धीरू भाई अंबानी भी 25 पैसे वाली पीते थे, लेकिन उस दिन धीरू भाई अंबानी को आइडिया आया, अगर मैं चाय के बहाने लोगों के बीच में जाके बैठ जाऊं तो मेरे को यहाँ से बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं। वो 25 पैसे वाली चाय छोड़ी, 2 रुपए वाली में जाके बैठ गए। लोगों ने मजाक उड़ाया, जो साथ में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे उन्होंने मजाक उड़ाया, पागल है, बेवकूफ है, 25 दिन महीने में चाय पिएगा, 50 रुपया खर्च कर देगा, 100 रुपए कमाई, 50 रुपए खर्चा, डूबे ला रहे 3 जना, पूंजी कम व्यापार गणा। डायलॉग मारे होंगे पता नहीं कितने सारे। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पता था अगर मुझे रिच बनना है तो मुझे संगति अमीर लोगों की करनी पड़ेगी, और वहीं से उनको आइडिया मिला, धागा फैक्ट्री लगाई, वहीं से आइडिया मिला, मसाला फैक्ट्री लगाई, वहीं से आइडिया मिला, जामनगर रिफाइनरी लगाई, वहीं से आइडिया लगा कि आज रिलायंस की 150 कंपनियां खड़ी हो गई। माहौल आदमी को बनाता है, हम कैसे हैं वो उस माहौल की वजह से है। जब ये लाइन मेरे को मेरे अपलाइन ने बोली, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। मैंने उसी दिन उनको बोला सर मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ मीरा, क्योंकि कोई अमीर मेरे को अपने पास फटकने नहीं देगा। उन्होंने कहा आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लो, आरसीएम बिजनेस के अमीर लोग आके आपको सिखाएंगे कि वो अमीर कैसे बने, और फिर आप वो करना, आप भी वो बन जाओगे। और फिर उन्होंने कहा ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद घर गया, घर जाते ही थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि 4-6 लोगों को जाके फटाफट बताया। मेरे को लगा अब तो सारे ही लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जैसा अपलाइन समझा रहे थे वैसा मैं नहीं समझा पाया। मैं समझाया, लोगों ने बोला अच्छा 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 अच्छा, कोई कंपनी देख के है क्या, कंपनी जुड़ा है क्या, कोई किट लाया है क्या। थोड़ी देर में मेरी पूरी हवा निकाल। 6 महीने तक नेगेटिव होकर घर में बैठा रहा। 6 महीने बाद सेम दोस्त दोबारा आया बेचारा, उठा के किडनैप करके मीटिंग में लेके गया, लेकिन वो मीटिंग गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की थी, और गुरुदेव ने उस मीटिंग के अंदर मेरे को जगा दिया, और उस दिन जागा, आज तक नहीं बैठा, आज तक नहीं सोया। जब मैंने शुरू किया था उस समय मैं क्या था और आज क्या हूं वो थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। जिंदगी में मेरे बहुत सारी तकलीफें भी आई, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन आज मेरी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है। जब मैंने शुरू किया था तो ये था, मेरा पहला चेक आया था तब का फोटो है ये। मेरा आरसीएम का पहला चेक आया था 700 कुछ रुपए का,
और उस समय वो चेक निकलवाने के लिए मेरे पास कोई और फोटो नहीं था, यही फोटो था, मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया और ये फोटो दिया था, और बाद में कोई मेरे को बैंक की एक पासबुक पे मेरा फोटो मिल गया था, तो ये मेरा फोटो है, आप गौर से देख लीजिए। उस दिन की जिंदगी, आज की जिंदगी जो है वो इस टाइप की जिंदगी है। आज की जिंदगी, एक मिनट मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, पहले आपको मेरी स्टोरी को कवर कर दूं। आज की जिंदगी ये कुछ फोटोग्राफ्स है, थाईलैंड गए थे उस समय के, और मेरे घर में भी मैं रहता सिंपल सा ही हूँ, लेकिन वो ठीक ठाक है सब कुछ। आज भगवान की दया से इस बिजनेस में मेरे पास सब कुछ है। आज 20 लाख रुपए की गाड़ी में चलाता हूँ, 2.25 लाख रुपए महीना नेट मेरे को आरसीएम से हर महीने का आता है, और पिछले कितने सालों से पता ही नहीं मेरे को 15-20 लाख रुपए से ज्यादा इस टाइप के मेरे सेमिनार होते हैं। और आज सब कुछ है इस बिजनेस की वजह से, आज सब कुछ इस बिजनेस ने दिया हुआ है। आज सब कुछ, अमिताभ बच्चन साहब से मिले, सानिया मिर्जा से मिले, और टीसी सर तो हमारे भगवान है। इस टाइप की अकेडमीज मेरी टीम में कुछ कुछ लोग करवाते रहते हैं। आज मेरी 760 रुपए से इनकम स्टार्ट हुई थी, आज मैं 2.5 लाख रुपए महीना इनकम पे हूँ। और ये जो मेरे को मिला है ना, ये आप सबको मिल सकता है। ये जो आज मुझे मिला है, ये आप सबको मिल सकता है, बशर्ते आप इसको लेना चाहें, बशर्ते आप पाना चाहें। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में तकलीफें आएगी, जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, वो सबकी जिंदगी में आते हैं, आपके भी आएंगे। देखिए, हम पूरा 180 डिग्री एंगल से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। गरीब से अमीर बनने की पूरी यात्रा है, गरीब से अमीर जाने की यात्रा का पूरा अगर कैरियर बनाना है तो फिर थोड़ा तो तकलीफ होगी। आज आप जो भी काम आज कर रहे हो, उन कामों में आपको तकलीफ इसलिए नहीं होती है कि आप बचपन से 20, 30, 40 साल से उनके साथ पले पड़े हुए हो, उस माहौल में आप रहे हो, उस माहौल में आप सिस्टम में रहे हो, इसलिए आपको लगता नहीं है कि उसमें कोई तकलीफ है। लेकिन यहाँ जब आते हो तो आपको थोड़ा तकलीफ लगती है, लेकिन यहाँ तकलीफ नहीं है। हाँ, कुछ काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, वो अगर काम आप करने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, आसमान की लिमिट हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस की कोई लिमिट नहीं हो सकती है। इतना बड़ा ये बिजनेस हो सकता है आपका, और आप जिंदगी में बहुत कुछ इस बिजनेस से पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो उसकी एक खास बात है, ये दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां आप बाई चॉइस नहीं आते, आप बाई चांस आते। मैं बाई चांस आया था, बाई चॉइस नहीं आया था। मेरे दोस्त ने बुलाया, मैं चला गया, थोड़ा बताया, मैं ज्वाइन हो गया। लेकिन बाई चांस आ तो सकते हैं, लेकिन बाई चांस सफल नहीं हो सकते। सफल होना होगा तो चॉइस बनानी पड़ेगी, सफल होना होगा तो चॉइस बनानी होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आरसी बिजनेस इज लाइक ए गूगल मैप। ये गूगल मैप की तरह आपको दो चीजें यहां करनी पड़ेगी। पहला, गूगल आपसे, जब भी आपको, मान लो मैं किसी शहर में गया, मान लो मैं लखनऊ में गया, मेरे को लखनऊ में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं गूगल स्टार्ट करता, तो गूगल मेरे से क्या पूछेगा, पहले पूछेगा व्हाट इज योर लोकेशन, मतलब आपकी करंट लोकेशन क्या है, यानी आप खड़े कहां पे हो, और दूसरा वो पूछेगा आपको जाना कहां है। अगर मैंने दोनों लोकेशन सही डाली तो गूगल मुझे एग्जैक्ट वहां पहुंचा देगा जहां मुझे जाना है। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग है। आज आप कहां हो ये चेक करो, और फिर आपको जाना कहां है वो डेस्टिनेशन सेट करो। आपको रॉयल्टी जाना है, आपको टेक्निकल जाना है, आपको 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, जो भी आपको चाहिए उसको सेट आउट करिए, लिखिए। लिखना है आज मेरी आर्थिक स्थिति क्या है और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसको लिख लीजिए और फिर उसमें यात्रा शुरू कर दीजिए। यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, 10-15 मिनट तोड़ लूंगा मैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। ये याद रखना, उतार चढ़ाव का हिस्सा है, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। नेटवर्क मार्केटिंग आरसी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ये रोलर कोस्टर राइड आपने देखी है ना, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, सेम वैसा ही यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आपने ये उतार चढ़ाव सब ले लिए, मेरे भी उतार चढ़ाव है मेरी जिंदगी में। 2 साल तक मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, 2 साल बाद में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मेरी बच्ची की एक स्कूल ड्रेस लाने के भी मेरे पास पैसे नहीं। बहुत दुखी हुआ था उस दिन में, लेकिन उस दिन मैं आदरणीय श्री राजाराम जी के पास, इंदिरा सर के पास, उनके पास गया और जाके मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे जो काम बताए वही काम आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपने वो काम किए तो आपको भी वो मिलेगा जो मेरे को मिला हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहें तो ये 760 से 2.5 लाख की इनकम का सफर आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, द सेम अपॉर्चुनिटी इज इन योर हैंड। जो मेरे पास है ना वही आपके पास है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सेम अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास है वही आपके पास, देन व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर हाईली सक्सेसफुल इन आवर बिजनेस। फिर कुछ ही लोग सक्सेस क्यों है आवर बिजनेस, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और वो बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि मैं इस सवाल से गुजरा हूं। वो बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि कुछ ऐसे काम है जो हमें रोज करने होते हैं, लेकिन हम उनको करते नहीं। 6 प्राथमिकताएं हैं हमारी इस बिजनेस में, जिनको हमने अगर अपना लिया तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई भी आदमी जा सकता है। देखिए, एक डॉक्टर है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, मरीजों का इलाज करना। एक लॉयर है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसके प्रोफेशन से पता चलता है। वकील मतलब उसका काम है क्लाइंट के केस को हैंडल करना। एक चार्टेड अकाउंटेंट का काम है क्या है, अकाउंटिंग। एक स्पोर्ट्स पर्सन, विराट कोहली का काम क्या है, क्रिकेट खेलना। एक टीचर का काम क्या है, बच्चे पढ़ाना। एक इंजीनियर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंप्यूटर से संबंधित, और अगर सिविल इंजीनियर है तो पुल वगैरह, सड़कें वगैरह बनाना। अमिताभ बच्चन साहब का काम क्या है, एक्टिंग करना। एक्टर का काम क्या है, एक्टिंग करना। हमारा काम क्या है,
हमारा काम क्या है? क्या हमें हमारा प्रोफेशन में मालूम है हमारा काम क्या है? डॉक्टर को मालूम है, इंजीनियर को मालूम है, वकील को मालूम है, टीचर को मालूम है, सबको मालूम है। क्या एक नेटवर्कर को मालूम है हमारा काम क्या है? एक नेटवर्क मार्केटर के रूप में हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटीज, एक्सपोजर्स। प्लान शो कितना हो रहा है हमारे बिजनेस में? हमें तब तक कोई पैसा नहीं मिलता जब तक हमारे नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है। और नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए पहले नेटवर्क बनाना होता है। अगर हम नेटवर्क नहीं बना रहे तो हम कुछ भी कर रहे हैं, इस बिजनेस में फ्रीडम नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना की सेल करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता आप मत करिए, आप करिए 1 लाख महीना की, बट आप 1 लाख महीना की सेल ही कर रहे हैं सिर्फ, तो आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल काम है। आप जब तक बेचेंगे आपको पैसे मिलेंगे, जिस दिन बेचना बंद पैसा आना बंद। लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ के छोड़ देंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि लोग जुड़ जाएंगे, वॉल्यूम नहीं होगा तो पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आरसीएम तो पैसा वॉल्यूम में से देती है। तो हमें बैलेंस रखना होगा कि हमें वॉल्यूम भी करना है और हमें वॉल्यूम करने वालों का नेटवर्क भी बनाना है। ये बिजनेस एक्सपोजर यानी प्लान शो का है। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। नहीं आता है प्लान बुक ले लीजिए और उसको पढ़ के लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ए मैन। परफेक्ट नहीं हो तो बेटर तो जरूर हो जाता है। प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट नहीं होगा तो बेटर तो जरूर हो जाएगा, लेकिन अभ्यास के बिना निपुणता नहीं आएगी। अभ्यास करोगे तो निपुणता आ जाएगी। मेरे को बोलना नहीं आता था, ये जब कोविड-19 आया और ये जूम चालू किया ना, मैं 1 महीना तक नहीं किया। सारा हिंदुस्तान जूम पे आया, मैं 1 महीना लेट आया, क्योंकि मेरे को लगा नहीं यार ये टेक्नोलॉजी मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिजिकल मीटिंग तो मैं कर दूं, ये तो नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं कर सकता। लेकिन आज मेरे को लगता है जूम नहीं होता तो हम पता नहीं खत्म हो गए। मुश्किल था बट मैंने अपनाया तो आज मेरा जीवन सबसे ज्यादा आसान। आज पूरे भारत में मेरा बिजनेस चला गया जूम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो प्लान शो मुश्किल नहीं है, अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। यदि आप हर दिन नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय स्थिर हो जाएगा। मान लो आज आपका बिजनेस ओपनर का है, 70,000 का बिजनेस है, अब नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्या होगा? ओपनर ही रहेगा। ईगल तो नहीं आ सकते, रनर तो नहीं आ सकते, विनर तो नहीं आ सकते, स्टार तो नहीं आ सकते, रॉयल्टी टेक्निकल तो नहीं आ सकते। अगर आपको आगे जाना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। और एक बात मैं अक्सर हमेशा मेरी मीटिंग में बोलता हूं, हमारा बिजनेस पंडित जी का बोला हुआ है, अमर वाक्य है सतीश पंडित जी का बोला हुआ। या तो आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बीच में कोई जगह नहीं। या तो आप बढ़ रहे हैं या आप घट रहे हैं, बीच में कोई जगह नहीं। या तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर नए लोग नहीं आ रहे हैं, अगर नए लोगों से आप बात नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस तो रुका हुआ है, और रुका हुआ है मतलब घटना शुरू हो चुका है, थोड़े दिनों में घट जाएगा। मूल रूप से हमें लोगों से बात करने के लिए भुगतान मिलता है। आप जितने अधिक लोगों से बात करते हैं आप उतने ही अधिक पैसे कमाते हैं। जितने अधिक लोगों से बात करने का पैसा मिलता है। यदि आप व्यवसाय पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन 2 से 4 एक्सपोजर यानी प्लान करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 5 दिन तो जरूर करना चाहिए। यदि आप व्यवसाय फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम 4 से 8 प्लान करने चाहिए। ये प्लान आपकी व्यक्तिगत प्रोस्पेक्ट के साथ या आपकी टीम के किसी सदस्य की प्रोस्पेक्ट के साथ हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, माफ करिएगा मुझे जो भी मेरे को सुन रहे, आप बिजनेस नहीं कर, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल। अगर आप रोजाना प्लान नहीं दिखा रहे, कम से कम सप्ताह में 5 दिन 2 से 4 प्लान रोज के हिसाब से आप नहीं दिखा रहे, यानी सप्ताह के 10-15 प्लान नहीं दिखा रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर रहे। अब आप जो करना चाहें वो करें, जो मीनिंग निकालना चाहें निकालें, जो बोलना चाहें बोलें, बट सच तो यही। दूसरा प्रायोरिटीज हमारी होनी चाहिए क्रिएट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है। यू ओनली मेक मनी इन दिस बिजनेस, इन द बिजनेस व्हेन प्रोडक्ट आर बॉट एंड सोल्ड टू एंड यूजर्स। हमारे बिजनेस में पैसा तभी आता है जब लोगों द्वारा प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं और खत्म किए जाते हैं। खत्म मतलब खाया पिया खत्म। द पर्पज ऑफ डूइंग लॉट्स ऑफ एक्सपोजर इज टू क्रिएट वॉल्यूम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा प्लान शो करने के पीछे हमारा पर्पज क्या है? एक ही पर्पज है, क्रिएट वॉल्यूम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वॉल्यूम हो। आप प्लान कीजिए, उस दौरान प्रोडक्ट की बात कीजिए, आप डेमो वर्कशॉप कीजिए, जो भी प्लान डेमो वर्कशॉप जो भी आपको करना है करिए, बट आपका प्रोडक्ट के ऊपर बात होना चाहिए। प्लान सिंपल सा है, ट्रेडिशनल बिजनेस ये है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है, कंपनी डायरेक्ट आपको ज्वाइन करवा देती है, बीच का पैसा आपको देती है, कहानी खत्म हो जाती है। रतन टाटा जी से एक बार किसी ने पूछा कि बड़ा बनना है तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक। अगर तेज चलना है तो अकेले चलिए, बट इफ यू वांट टू वॉक फॉर वॉक टुगेदर। अगर बहुत दूर तक जाना है तो साथ चलिए। और एक बहुत बड़े शख्स मिस्टर नारायण मूर्ति जी का एक लाइन, एक कथन जो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ही मोटिवेट करता है। ये इंफोसिस के संस्थापक हैं। बीवी के गहने बेच के मैंने बीवी का मंगलसूत्र गिरवी रख के आरसीएम स्टार्ट किया था, और इन्होंने अपनी बीवी के गहने बेच के इंफोसिस स्टार्ट की थी। आज ये हिंदुस्तान के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है।
और ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है ऋषि सुनक, वो इनके दामाद है। इन्होंने एक बात बोली है, वन ह्यूमन लाइफ इज नॉट एनफ टू बिकम ए सुपर रिच। अगर आपको सुपर रिच बनना है तो आपको एक ह्यूमन लाइफ यानी एक मानव जीवन से में आप नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको दूसरे लोगों का साथ लेना पड़ेगा, और ये है जयपॉल बेत्री। इन्होंने कहा मैं 100 लोगों से, एक आदमी से 100 रुपए कमाने की बजाय 100 लोगों से एक एक लेना पसंद करूंगा। डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। कई बार हम लोग बहुत बिजी दिखाते हैं अपने आप को, मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रोडक्टिव बनिए सर। आपने वॉल्यूम कितना किया मैटर ये करता है। एवरी एक्टिविटी यू डू इन योर बिजनेस शुड बी डिजाइन टू हेल्प जनरेट मोर वॉल्यूम इन योर बिजनेस। दिस इंक्लूड प्रोस्पेक्टिंग, रीपर्चेज, रिटेलिंग, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ईच। इफ नो प्रोडक्ट आर परचेज्ड और सोल्ड, नो वन मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, कोई खरीदा नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी जो प्रायोरिटी है वो है फाइंड एंड डेवलप लीडर्स। आपका काम है अपनी टीम में लोगों को लीडर बनाना, डेवलप करना, ढूंढना। कई लोगों को मैं देखता हूं इस टाइप के होते हैं, वो हमेशा अपलाइन के कंधे पे ही सवार रहते हैं, पाक की तरह। अपलाइन आएगी तो मीटिंग दे देगी, अपलाइन आएगी तो होम मीटिंग कर देगी, अपलाइन आएगी तो मेरी जगह प्लान दिखा देगी, अपलाइन आएगी तो मेरा सामान बिकवा देगी। सर इसमें एक्चुअल में क्या है, मेरा वो बोनस इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरी अपलाइन ने मेरे को टाइम नहीं दिया। अरे भाई तुम ओपनर बन गए, अभी भी अपलाइन के टाइम से तुम्हारा बोनस आएगा, तो फिर तो अपलाइन तो तुम्हें ज्वाइन करवा के फंस गया, वो तो बर्बाद हो गया। पा नहीं बनना है, पापा बनना है। पा नहीं बनना है कि अपलाइन के ऊपर भार बन के बैठ गई, बोला अपलाइन ही सब कुछ करेगी। यार अगर अपलाइन को सब कुछ ही करना होता तो वो अपना खुद का एक फार्म और नहीं लगा देता फैमिली का, कम से कम पैसा तो उसको आ जाता। ये बिजनेस डिपेंड होने का नहीं है, ये बिजनेस इंडिपेंडेंट होने का है। मेरे अपलाइन से मैंने पहली जो मीटिंग मांगी थी ना राजाराम जी से, वो तब मांगी थी जब मैं 50,000 की इनकम पे पहुंच गया। उससे पहले तो मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा, उससे पहले मैंने आशीर्वाद मांगा था, मीटिंग नहीं मांगी। इंद्राज सर से मैंने पहली मीटिंग जब मांगी थी ना, तो मैं उस समय रॉयल्टी आ गया था, सॉरी लीडरशिप आ गया था, स्टार पिन पे आ गया था, 11,000 की इनकम पे आ गया। तब मैंने टाइम मांगा था, क्योंकि अपलाइन तो मेरे पास लिमिटेड है ना, और अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मैं अपलाइन पे डिपेंड रह के कितने दिन काम करूंगा। आर यू डुप्लीकेटिंग डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस? क्या आप अपनी टीम में डिपेंड लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हो या इंडिपेंडेंस यानी जो आत्मनिर्भर है वो? आर यू स्टिल बिजी इन कैचिंग ए फिश? क्या आप एक मछली पकड़ने में बिजी हो कि एक मछली पकड़ लूं, या आप लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हो? टीचिंग योर फ्रंटलाइन लीडर्स हाउ टू कैच ए फिश मेक हिम हेयर इंडिपेंडेंट। आपके जो मेन लीडर जिनको आपने ज्वाइन करवाया, जो आपके साथ आज बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये सिखाइए कि वो कैसे बिजनेस करे, ना कि उनके लिए भाग भाग के उनकी लेगे चलवाइए। कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कम एंड गो, ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर आते जाते रहेंगे, बट लीडर्स आर हु यू आर रियली लुकिंग फॉर। द बिग एंड लॉन्ग टर्म मनी in this business come from developing leader in your team. Your goal is to invest your time and energy with the people in your team with the greatest leadership potential. You want to find it, develop leaders. आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका सब कुछ एक चीज पे लगना चाहिए, आपकी टीम में लीडर डेवलप करने। और वो लोग लीडर डेवलप होंगे जिनमें लीडरशिप का पोटेंशियल है। WhatsApp बताते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कई बार क्या होता है, हम लोग घूमने जाते हैं, नदी किनारे एक पत्थर होता है, बिल्कुल अंडे जैसा होता है, बिल्कुल गोल, एकदम अंडाकार होता है, एकदम ऐसे लगता है देखने से अंडा है। उसको आप घर ले आओ, मुर्गी को उस पर बैठाओ, क्या उसमें से चूजा निकलेगा, बच्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो चाहे जितनी मर्जी मुर्गी बैठे, वो देखने में तो अंडे जैसा है बट अंडा नहीं है, लेकिन अंडे पे मुर्गी बैठेगी तो बच्चा निकल जाएगा। तो WhatsApp कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में भी 2 प्रकार के लीडर होते हैं। एक वो है जो लीडर जैसे दिखते हैं बट वो पत्थर है, उन पे जितनी मर्जी मुर्गी बैठाओ, मतलब जितना मर्जी आप मेहनत करो, उनमें से लीडर नहीं निकलेगा। एक वो है जो अंडे जैसे है, जिनके ऊपर टाइम डालो वो लीडर बन के खड़े हो जाए। तो आपको ये चूज करना है, आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन लोग हैं जिनके साथ में मेरे को बिजनेस करना है। और चौथी जो प्रायोरिटी है वो है रिटेंशन। हमारे बिजनेस में छोड़ने वाले लोगों का काम हमेशा रहेगा, रिटेंशन का काम जो चलेगा, तो रिक्रूटमेंट का काम भी आपको साथ में रखना होगा। रिक्रूटमेंट विल मेक यू इमीडिएट मनी बट रिटेंशन विल मेक यू रिच। सॉरी, रिटेंशन मतलब टिकाना, सॉरी एट्रिशन होता है वो छोड़ने वाला। हमारे बिजनेस में एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, यानी छोड़ने वाले लोगों की संख्या हाई होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि छोड़ने वालों की भर्ती हम रिक्रूटमेंट से करें पूर्ति, और रिटेंशन मतलब हम लोगों को टिकाएं। रिक्रूटिंग विल मेक यू इमीडिएट मनी, जोड़ने से तुरंत पैसा आता है, बट रिटेंशन विल मेक यू रिच, लोगों को टिकाने से। इसलिए विशेष एक बात हमेशा बोलते हैं, वो कहते हैं किट ली है तो टिक जाओ, क्योंकि टिक जाओगे तो अमीर बन जाओगे। और हम तो किट लेके टिक गए थे, 2.5 साल तक टिके रहे और बाद में अमीर बनना चालू हो गए। तो ये बिजनेस टिकने का है, ये लोगों को टिका के रखने का है। और लोग कब टिकेंगे?
जब हम लोगों के घरों में इनकम पैदा करवाएंगे। अट्रिशन विल ऑलवेज बी हाई इन नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ एंट्री। आने का और जाने का कोई पैसा नहीं लगता यहाँ, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री है, इसलिए छोड़ने वालों की संख्या यहाँ ज्यादा रहती है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। योर गोल इज टू मिनिमाइज एट्रिशन एज मच एज पॉसिबल। कोशिश होनी चाहिए ज्यादा लोग ना छोड़े। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, एक्शन स्टार्ट होता है। एक्शन करने से डिसीजन, फैसला होता है कि मुझे इसको करना है। फैसला लेते हैं तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और इंटरेस्ट पैदा होता है तो अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। सो ये 4 चरणों में काम होता है। यू कैन इंक्रीज रिटेंशन बाय डूइंग ए फ्यू सिंपल थिंग्स। ज्यादा लोगों को कैसे आप टिकाएं, उसके लिए कुछ सिंपल चीजें करनी होगी। पहली चीज, हेल्प योर टीम एसोसिएट मेक मनी। हेल्प योर टीम एसोसिएट्स मेक मनी। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसा कैसे आए, इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। बोनस पे लेके जाइए, सबसे बेस्ट काम है कि आरसीएम के बोनस में कैसे लोग शामिल हो जाए। व्हेन पीपल आर मेकिंग मनी दे आर लेस लाइकली टू क्विट द बिजनेस। जब पैसा आता है तो चांस है कि वो छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, बिल्ड डेप्थ व्हेनेवर पॉसिबल। जब भी संभव हो उनकी डेप्थ बिल्ड करिए। ऑलवेज वर्क विद द न्यूएस्ट मोस्ट एक्साइटेड डिस्ट्रीब्यूटर एट द डीपेस्ट लेवल इन योर। आपका जो डेप्थ का पॉइंट है ना, उस पे जाके काम करना चाहिए। वहां सबसे ज्यादा एक्साइटेड पॉइंट है ना, वहां काम करिए। दिस हेल्प मोटिवेट एवरीवन अबव देम, क्योंकि उससे ऊपर वाले सब एक्टिवेट होते हैं। व्हेन पीपल हैव समथिंग टू लूज दे आर लेस लाइकली टू फाइट। जब उनको लगेगा नहीं यार मेरे नीचे कुछ काम हो रहा है, तो वो छोड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। देखिए ये ईंट की एक भट्टी है, इसमें भी आग नीचे से लगती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आग नीचे से लगती है। स्टे इन टच विद योर टीम फ्रीक्वेंटली। समय समय पे अपनी टीम से संपर्क में रहिए। गेट पीपल टू इवेंट व्हेनेवर पॉसिबल। और जहां भी संभव हो लोगों को बड़े इवेंट में लेके जाइए। बड़े इवेंट आपको बहुत बड़ी ताकत देते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। 5वीं प्राथमिकता जो है वो है डेवलप योरसेल्फ। खुद के ऊपर काम करिए, खुद को। और मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ आज यहाँ पे देख के, मैंने जो शुरुआत के 15 मिनट में जो कमेंट सुने, मतलब जो बहनें बोल रही थी, गजब, वाकई में आप में बहुत टैलेंट है और आप बहुत डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सभी बहनों को। डेवलप योरसेल्फ। योर जॉब इज टू डेवलप योरसेल्फ इनटू ए लीडर। अपने आप को एक लीडर के रूप में डेवलप करना आपका पहला काम होना चाहिए। यू वांट टू बी समवन वर्थ फॉलोइंग। इंप्रूव योर स्किल एंड एटीट्यूड एवरी सिंगल डे। हर दिन आपका स्किल और आपका एटीट्यूड, यानी आपकी योग्यता और आपका नजरिया हर दिन बढ़ना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। रीड बुक्स, अटेंड इवेंट्स, टॉक विद योर मेंटर, वॉच इंस्पायरिंग वीडियोज एंड डू व्हाटएवर एल्स यू कैन टू इंप्रूव योरसेल्फ। खुद को इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ भी करना है, उसको आप करिए, लेकिन अपना सुधार करते रहिए, खुद में बदलाव करते रहिए। शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए, अगर ये आदमी मुझे प्लान दिखाने आए, क्या मैं प्लान देखूंगा? अगर जवाब नो, तो फिर तुरंत प्लान दिखाना कैंसिल कीजिए कि मैं प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा। जैसे अभी एक हैंड राइज हुआ है भाई साहब का, ऋषिदेव शाह जी ने। ये बनियान पहन के बड़े आराम से अपना वीडियो ऑन करके आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। अब ये प्लान दिखाने जाए, कोई जुड़ेगा? बोला आजा मैं तेरे को अमीर बना दूंगा। तो वो बोलेगा भाई पहले तुम तो कोई कपड़ा खरीद ले पहनने के लिए, अमीरी की तो बात बाद में करेंगे। तो इस टाइप से अगर हैं तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो खुद को डेवलप करने पे काम करना होगा। और पर्सनल डेवलपमेंट इज वाइटल टू योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन दिस बिजनेस। शुरू में आप कैसे भी है ना, कुछ काम तो कर लेंगे, कुछ पैसा तो बन जाएगा, लेकिन लंबा अगर जाना है ना आपको, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होगा। जैसे सरोजनी मैम बैठे हैं, जैसे जमीला मैम बैठे हैं, ऐसे सूटेड बूटेड एकदम। योर बिजनेस विल ओनली ग्रो एज मच यू ग्रो। आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा जितना आप बढ़ोगे, आपसे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। केसी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं 25,000 रुपए महीना किसी आदमी को आता है ना, अगर उसको बिना उसकी एबिलिटी के आ रहा है तो 25,000 कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर उसकी एबिलिटी अच्छी है, 25,000 वाली, और पैसा कमा रहा है, तो एक दिन उसको 25,000 आना शुरू हो जाएगा। यही बात 50,000 पे लागू होती है, यही 2 लाख पे होती है, यही 5 लाख पे होती है। क्रिएट ए डेली पर्सनल डेवलपमेंट प्लान एंड फॉलो इट एवरी सिंगल डे। रोज का अपना एक प्लान बनाइए कि मुझे आज क्या बदलाव करना है, कितना सीखना है, कितना पढ़ना है। और छठी प्रायोरिटी, प्रमोट इवेंट्स। इवेंट्स को प्रमोट कीजिए। विदाउट इवेंट आप कुछ नहीं। विदाउट इवेंट हमारे बिजनेस में हम कुछ नहीं है। वन ऑफ योर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटीज इन आरसीएम बिजनेस इज टू प्रमोट इवेंट। प्रमोट इवेंट। दिस इज बिजनेस। एक सेकंड, दिस इज एन इवेंट ड्रिवन बिजनेस। यह बिजनेस इवेंट से चलने वाला बिजनेस। इवेंट ही इस बिजनेस को चलाती है। सो इवेंट के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। यू शुड अटेंड एवरी इवेंट योरसेल्फ। बी ए स्टूडेंट ऑफ योर बिजनेस। दिस हेल्प यू बिल्ड अप योर बिलीव इन और कंपनी, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री एंड योरसेल्फ। अभी दिल्ली का जैसे एनिवर्सरी इवेंट आ रहा है, जैसे 26 तारीख को न्यूट्रीचार्ज का इवेंट है, संतोष नायर जी का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। 1500 पीवी एक्स्ट्रा न्यूट्रीचार्ज पीवी करना है आपको 3 महीने, और आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और साथ में 2,500 का किट फ्री मिलेगा। 27 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है, जहां आरसीएम की सारी बड़ी बड़ी स्टोरियां आपको उस इवेंट में मिलने वाली है। और 28 तारीख को कीसोल की एनिवर्सरी है, सेकंड एनिवर्सरी, जहां आपको पूरा एकदम हर चीज पता चलने वाली है कि क्या क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में। ये इवेंट आप अगर जाते हैं और इवेंट में लोगों को लेके जाते हैं, आप इस बिजनेस में शिखर पे पहुंच जाएंगे। और एक स्टूडेंट की तरह
सीखना होता है। दिस हेल्प यू बिल्ड अप योर बिलीव इन योर कंपनी, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री एंड योरसेल्फ। इवेंट आर लाइक कार चार्जिंग स्टेशन। जैसे अभी कल्याणी मिश्रा मैम का कोई ग्वालियर में प्रोग्राम बता रहे थे, बात कर रहे थे, आप ये मान के चलिए कि उस इवेंट में अगर कोई पहुंचा तो वो चार्ज होके ही आएगा। मैं शुरू में बड़ा नेगेटिव हो जाता था, जैसे ही मैं सेमिनार में जाता मैं वापस चार्ज हो जाता। तो मैंने एक दिन बीसी सर से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव क्या करें, घर में जाते ही नेगेटिव हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, हर महीने मीटिंग होती है, घर में जाओ तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा दिन यूज करो तो, लेकिन शाम को उसको चार्जिंग पे लगा दो, वो एकदम खड़ाक से सुबह तैयार मिलेगा आपको। बस आप महीने में एक दिन इवेंट में आ जाओ। और आजकल तो जूम है, यूट्यूब है, धूम मची पड़ी है। सुबह 6 बजे टीसी सर प्रोग्राम करते हैं, 8 बजे टेक्निकल एचयूर की मीटिंग करते हैं, दोपहर को 1 बजे आप महिलाओं ने इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, और बीसी सर के अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं, और बहुत सारे कोर लीडर्स के हमारे प्रोग्राम आते रहते हैं। इवेंट के ऊपर हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाइए। इवेंट आर वेयर पीपल मेक द डिसीजन। कोई भी बड़ा फैसला होता है ना, वो इवेंट में होता है। टू बिल्ड ए बिग बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करने का, बड़ी पिन पे जाने का, बड़े सपने देखने का फैसला इवेंट में होता है। एदर यू नीड द इवेंट और द इवेंट नीड यू, नेवर मिस एनी इवेंट। इवेंट को आपकी जरूरत है और आपको इवेंट की जरूरत है, और अगर ये दोनों चीज आप करोगे तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, और आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया, सभी बहनों का, सभी भाइयों का शुक्रिया। आगे भी मेरी कोई जरूरत होगी तो जैसा गुरुदेवासी आदेश करेंगे, मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। किसी की भावनाओं को अगर मेरे कुछ बोलने से ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट मैंने सिर्फ वो बोला जो मैंने किया, और मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारे टेप सुने हैं, मैं बहुत सारी मीटिंगों में गया हूँ, मैं बहुत सारी ट्रेनिंगों में गया हूँ। आज तक मैंने एक भी प्रोग्राम को मिस नहीं किया, चाहे वो दूर रहा हो चाहे नजदीक रहा हो, क्योंकि मेरे को एक चीज का पता है, अगर मेरे परिवार को टाइम फ्रीडम, मुझे मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे और मेरे परिवार को अगर कहीं से मिल सकता है तो आरसीएम से मिल सकता है, और आरसीएम से ही मिला है, और वो आपको भी मिलेगा। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी सोच है, और यही मेरा विश्वास है, और इसी के साथ मैं बात करता हूँ। और जब भी आपसे मिलता हूँ मैं, तो मैं यही सोच के मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।